कक्षा 7वीं के सामान्य विज्ञान में हमने हरी वनस्पतियाँ किस प्रकार स्वयं पोषण करते हैं ये हमने देखा। तो वनस्पतियों में प्राणियों की तरह कोई स्वतंत्र पाचन संस्थान, स्वतंत्र उत्सर्जन संस्थान नहीं होता है। तो उसमें परिवहन व्यवस्था दो ही होती है, जलवाहिनी और रसवाहिनी। तो स्वयं पोषण हमने देखा। तो ये रासायनिक संश्लेषण क्या होता है, जैसे स्वयं पोषी संश्लेषण अभी हमने देखा कि कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के साथ से भोजन बनाती है। तो रासायनिक संश्लेषण क्या है? कुछ वनस्पतियां जो है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड, इनका उपयोग करके जो है पोषण क्रिया करती है, यानी खाद्य बनाने की प्रक्रिया करती है। तो ये रासायनिक संश्लेषण जो है वहाँ होता है जहाँ पर सूर्य प्रकाश नहीं होता है। तो ये रासायनिक संश्लेषण होता है वहाँ पर। ये रासायनिक संश्लेषण की क्रिया जो है ये वनस्पतियाँ नहीं करती है, कुछ जीवाणु जो है ये क्रिया करते हैं, और जीवाणु का हम लोग वनस्पतियों में समावेश नहीं करते हैं, इसकी एक अलग सृष्टि होती है। तो हमारे पुस्तक में एक प्रश्न दिया है कि रासायनिक संश्लेषण क्या होता है और उसमें भोजन वनस्पतियाँ कैसे तैयार करती है। फिर हमको थोड़ा याद करो के लिए प्रश्न दिया है कि वनस्पतियाँ कौन कौन से पदार्थ उत्सर्जित करती है। पहली बात तो पहले उत्सर्जन क्या है। प्रत्येक सजीव जो है जो अनुपयोगी पदार्थों को अपने शरीर से बाहर निकालने की क्रिया को हम लोग उत्सर्जन कहते हैं। तो वनस्पतियों में उत्सर्जित पदार्थ कौन से होते हैं? आपने देखा होगा बबूल, सहजन वगैरह में गोंद के रूप में उसके तने में से जो है पदार्थ निकलता है, चिपचिपा पदार्थ जो सूख जाता है और फिर बाद में वो गोंद के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। या कुछ वनस्पतियों में जो है छाल के रूप में जो है तने में जमा हो जाते हैं और समय समय पर छाल जो है गिर जाती है। या पत्तियाँ जो है पतझड़ के समय उन पत्तियों में पीला होते जाती है और फिर पतझड़ में वो पत्तियाँ झड़ जाती हैं, जिसमें उसके साथ उसके उत्सर्जित पदार्थ भी बाहर निकल जाते हैं। तो ये हमने स्वयं पोषण देखा। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये जो कार्बोज होता है, इस कार्बोज में कौन कौन से घटक होते हैं। आपको मालूम है कि वनस्पतियों ने भोजन के द्वारा क्या बनाया? कार्बोज बनाया। तो इस कार्बोज में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हमने देखा था ना C6H12O6 देखा था, ग्लूकोज का संकेत। तो कार्बोज में जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन सबसे वनस्पतियां जो है कार्बोज बनाती है। उसी प्रकार जो प्रथिन होता है उसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के साथ में क्या होता है? नाइट्रोजन। ये एक नया घटक होता है, इसके द्वारा जो है वनस्पतियां जो है प्रथिन तैयार करती है। तो वनस्पतियों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? अब ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तो ये हो गया कि कार्बन, लेकिन कुछ वनस्पतियां जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन सबसे कार्बोज बनाई। अब कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन ये प्रथिन तैयार करते हैं। तो इसमें नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है? आपको मालूम है कि वनस्पतियों में हमारे जो वायुमंडल में है सबसे अधिक गैस कौन सी है? नाइट्रोजन गैस है। 78% नाइट्रोजन गैस होती है। परंतु इस गैस को वनस्पतियां सीधे ग्रहण नहीं कर सकती, लेकिन वनस्पतियों को नाइट्रोजन की बहुत ही आवश्यकता होती है। देखो, इसलिए हम लोग यूरिया खाद वगैरह देते हैं, अमोनियम फास्फेट देते हैं, खाद में जड़ों में डालते हैं वनस्पतियों के। तो नाइट्रोजन उसकी आवश्यकता की, नाइट्रोजन वनस्पतियों को बहुत ही आवश्यक पदार्थ है। तो ये नाइट्रोजन जो है सीधे वायुमंडल से वनस्पतियां नहीं ले सकती। नाइट्रोजन को लेती है उसके यौगिक के रूप में, नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में। तो ऐसी कुछ प्रक्रिया है जिसके द्वारा वायुमंडल के नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में रूपांतरित करके उसको जमीन में स्थिर कर दिया जाता है। उस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसे कहते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलकर, अब ये बदलने का कार्य क्या, के यौगिक में बदलकर जमीन में स्थिर रखने की प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। अब ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्रक्रिया दो क्रियाओं द्वारा होती है, दो विधि द्वारा होती है। एक होती है नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण
और दूसरा नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण। यानी वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में कौन बदलता है? सबसे पहले जैविक। जैविक यानी क्या? अब देखो इसको समझते हैं। जैविक यानी कोई सजीव, सूक्ष्म जीव। तो दो प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं। एक होते हैं राइजोबियम। ये राइजोबियम नामक सूक्ष्म जीव क्या करते हैं? जो द्विबीजपत्री वनस्पतियों की जड़ें होती है। द्विबीजपत्री यानी क्या? जितनी भी दालें हैं, चना, मटर, अरहर, मूंग, उनकी जड़ों में जो है गांठें पाई जाती है और उन गांठों में ये राइजोबियम जाति के जीवाणु पाए जाते हैं। ये जीवाणु क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में बदलकर जमीन में स्थिर कर देते हैं। यानी यहाँ पर नाइट्रोजन को यौगिक में बदलने के लिए किस सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ी? हमको राइजोबियम सूक्ष्म जीव की आवश्यकता पड़ी, जो कहाँ पाई जाती है? जितने भी द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। दूसरे सूक्ष्म जीव हैं एजेटोबैक्टर। एजेटोबैक्टर नामक सूक्ष्म जीव है। ये क्या करते हैं? वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्वतंत्र रूप में यानी सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देते हैं। तो ये द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों की सहायता से बदलते हैं और ये स्वतंत्र रूप से वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल के जमीन में स्थिर कर देते हैं। जब जमीन में नाइट्रोजन का यौगिक चला गया तो वहाँ पर वनस्पतियों की जड़ें जो है नाइट्रोजन ग्रहण करती है और फिर पूरे वनस्पति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए देखो जितनी भी दालें रहती है, एक साल देखो हम लोग दाल लगाते हैं, चना मटर अरहर बोते हैं, तो दूसरे साल गेहूँ डालते हैं। तो ये क्या होता है? राइजोबियम उनकी जड़ों में पाए जाते हैं जो जमीन में नाइट्रोजन ले आते हैं। फिर जब अगले साल हम लोग गेहूँ बोते हैं तो हम लोग को जो गेहूँ की फसल है अच्छी होती है, क्योंकि उसको जमीन में नाइट्रोजन अपनी अच्छी तरह से मिल जाता है। तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की पहली क्रिया हमने क्या देखे? जैविक स्थिरीकरण। जैविक स्थिरीकरण दो प्रकार के सूक्ष्मजीवों द्वारा होता है, राइजोबियम और एजेटोबैक्टर। राइजोबियम ये द्विबीजपत्री पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं। एजेटोबैक्टर ये जमीन में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं, जो सीधे वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदलते हैं। अब दूसरा देखते हैं नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण। यानी ये प्राकृतिक रूप से होता है। कैसे होता है? जिस समय बिजली चमकती है, देखो उस समय वायुमंडल वर्षा होती रहती है, तो वायुमंडल की नाइट्रोजन का ऑक्सीजन के साथ संयोग होता है। हाइड्रोजन के साथ संयोग होते के साथ क्या बनता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। ये नाइट्रिक जब बिजली चमकती है तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोग होता है और नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः ऑक्सीकरण होता है और फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। और ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वर्षा के जल के साथ क्रिया करता है और नाइट्रिक अम्ल या नाइट्रस अम्ल के रूप में जमीन पर आके स्थिर हो जाता है। तो जमीन में अपने आप नाइट्रोजन के यौगिक, यानी ये N क्या है? सिंगल है, और जब देखो उसके साथ कोई दूसरा घटक मिल जाता है तो वो यौगिक बन जाता है। तो यहाँ पर ये नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। फिर वर्षा के जल के साथ ये क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल और नाइट्रस अम्ल के रूप में जमीन में पहुंच जाता है। इस क्रिया को बोलते हैं नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण। तो इस प्रकार नाइट्रोजन का स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है। एक होता है नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण जो दो प्रकार के सूक्ष्मजीवों से हुआ। दूसरा जो है नाइट्रोजन का वायुमंडलीय स्थिरीकरण जो जब वर्षा होती रहती है, जिस समय बिजली चमकती है, उस समय नाइट्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ संयोग करता है और क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। फिर ये नाइट्रिक ऑक्साइड जो है और ऑक्सीकरण होता है और क्या बनता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। फिर ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वर्षा के जल के साथ क्रिया करता है और नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, नीचे वाला नाइट्रस है HNO2 और नाइट्रिक अम्ल HNO3, ये अम्ल के रूप में जमीन पे गिरते हैं और जमीन में जो है ये नाइट्रोजन के यौगिक के रूप में स्थिर हो जाते हैं। तो इस प्रकार ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया है।
जो प्रथिन में हमारे नाइट्रोजन पाया जाता है।